मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे ट्रिम्स एग्रीमेंट, दैट इज द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें क्या है, ये हमारी कॉमर्स सीरीज जो हमने अपने चैनल पर स्टार्ट करी हुई है। ये कॉमर्स सीरीज हमारी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये ट्रिम्स का जो ये एग्रीमेंट है, ये किस यूनिट में से है? ये यूनिट 1 जो है यूजीसी नेट के सिलेबस की, उस यूनिट में से ये जो एग्रीमेंट हमने लिया है। टॉपिक जो कि यूनिट 1 है वो हमारी है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें से हमने ये जो है एग्रीमेंट लिया है। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्रीमेंट है, जस्ट लाइक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ है, उसके जो वीडियोस लेक्चर जो है हमारे जो चैनल पे अवेलेबल है, जिनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो जाइए पहले वो वीडियोस देखें, देन ये एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू करिए। लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। एज यू नो, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई थी तब हमारे पास जो है 3 एग्रीमेंट्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए थे। तो कौन कौन से एग्रीमेंट थे? फर्स्ट वन वाज ट्रिप्स एग्रीमेंट, सेकंड वन वाज ट्रिम्स एग्रीमेंट एंड द थर्ड वन वाज एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। जो है हमारी डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी एग्जिस्टेंस पे? 1 जनवरी 1995। ऑब्वियस सी बात है, जब ये एग्जिस्टेंस में आई तो ये 3 एग्रीमेंट्स आए थे। ये जो 3 एग्रीमेंट की डिस्कशंस हो रही थी वो गेट एग्रीमेंट जो था प्रीवियसली डब्ल्यूटीओ से पहले जो था, है ना, उसी के उरुग्वे राउंड में इसकी डिस्कशंस हो रही थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब जो है इन एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन करती है। जो ये ट्रिम एग्रीमेंट है ना, तो इस एग्रीमेंट का मेन काम ये है कि वो इन्वेस्टमेंट मेजर्स को रेगुलेट करना, है ना, जिनका इम्पैक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पड़ सकता है। बेसिकली इसका जो मेन एम है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को है ना, डोमेस्टिक मार्केट में इजिली फ्री कह सकते हैं फ्रीली ऑपरेट करने के लिए परमिशंस देना था, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हमारी कंट्री में आ जाए, बट आपको ये कंडीशंस माननी पड़ेंगी, ये रिस्ट्रिक्शंस माननी पड़ेंगी, है ना। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए ये ट्रिम्स एग्रीमेंट आया था, ताकि जो ये डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, ये मार्केट में फ्रीली ऑपरेट कर पाए। इनके जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये मार्केट में फ्रीली ऑपरेट कर पाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेडर्स। एंड जो ट्रिम्स से पहले थे, है ना, ये सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज के ऊपर जो है ये ट्रिम्स की जो कंडीशंस है ये एप्लीकेबल है। और इसने कौन से रेगुलेट करी इन्वेस्टमेंट मेजर्स को? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, trade balancing, export performance and the technology transfer requirements. These were the some of the restrictions जो कि domestic traders जो अप्लाई करते थे foreign traders, foreign investors के ऊपर, है ना। तो ये उनका मेन मोटिव यही होता था कि ये restrictions लगा के जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, उनके लिए तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स मान लो डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर वो मार्केट में आकर उन्होंने ही प्ले करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। अगर हम डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ठीक थी। अगर हम डेवलप्ड कंट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मार्केट में ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगी अच्छे वे से, है ना। इसीलिए जो ये है ट्रिम्स एग्रीमेंट आया था। अब इसने क्या है, इन्वेस्टमेंट मेजर्स को मार्केट में जो रेगुलेट करना था। तो कुछ था कि कुछ रूल जो डोमेस्टिक फर्म जो थी वो अप्लाई करती थी, रिस्ट्रिक्ट करती थी फॉरेन ट्रेडर्स के ऊपर, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, प्रोहिबिट करना, इट्स ट्रिम्स एग्रीमेंट का मेन मोटिव था। उसके बाद है व्हाट इज ट्रिम्स। तो ट्रिम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन मेजर्स है, मेजर्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ रूल्स। किसने है? ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ ने ये रूल्स जो है वो डिस्क्राइब करे हैं। किससे रिलेटेड है? से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है इंक्लूड हैं, जैसे कि ये लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ये हम आगे जो है स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, प्रॉपर डीपली विद एन एग्जांपल्स। उसके बाद जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है ये सभी डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज में एप्लीकेबल होगा। एट दैट प्रेजेंट टाइम डब्ल्यूटीओ की कितनी मेंबर कंट्रीज है? 164। ठीक है, उसमें कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, बट इसने कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में। डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, है ना, और डेवलप्ड कंट्री जस्ट लाइक यूएसए। और जो ट्रिम्स का मेन एम है कि जो ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स डोमेस्टिक फर्म्स यूज करती थी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना, कि हमारी लोकली प्रोड्यूस्ड आपको आर्टिकल्स लेने पड़ेंगे, अगर हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इतना इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमारी कंट्री से। दीज वर द सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट द
डोमेस्टिक फर्म्स यूज टू अप्लाई ऑन द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि हम आपकी एफडीआई तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आपको ये हमारे रिस्ट्रिक्शंस को पहले उसको फुलफिल करना पड़ेगा, है ना, जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। तो इससे क्या होगा, जो ये फॉरेन ब्रांड्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ट्रेम्स का मेन मोटिव यही था, ट्रेड को फ्री फ्लो करना, है ना, अच्छे से मार्केट में ट्रेड हो सके बिटवीन द फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना, फॉरेनर्स के लिए भी जो ये डोमेस्टिक एरिया है अच्छे से वो इसमें एंटर करके ट्रेडिंग कर पाए। तो इसका ये मेन एम था। अब है रिस्ट्रिक्शंस क्या है ट्रिम्स के अंदर। कंट्रीज कैन एम्प्लॉय ट्रिम्स विच आर लॉज एंड पॉलिसीज टू कंट्रोल द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद इन द बॉर्डर्स। कुछ प्रोहिबिशंस है ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंदर। मैंने पिछली स्लाइड्स में अभी आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई, ठीक है। तो इसमें जो पहली रिस्ट्रिक्शन थी वो थी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक फर्म्स पहले यूज करती थी, पहले इन द सेंस डोमेस्टिक फर्म्स यूज करती थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल रखने के लिए। बट ट्रिम्स एग्रीमेंट ने बोला ये रिस्ट्रिक्शन जो है प्रोहिबिट है, अब ये डोमेस्टिक फर्म्स जो है फॉरेनर्स के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। तो क्या पहले वाली थी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि इफ अ डेवलप्ड कंट्री वांट्स कि उसने अपने प्रोडक्ट्स जो है डेवलपिंग कंट्री में डील करने हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्री ने उनको बोला कि हम आपके साथ डील करेंगे अगर आप जो है वन ऑफ द डोमेस्टिक आइटम जो है वो हमारी यूज करो, ठीक है। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ भी हो जाएगी। उन्होंने बोला एंटर तो कर लो, अपना प्रोडक्ट तो सेल कर लो हमारी मार्केट में आके, बट उसमें जो है हमारा रॉ मटेरियल यूज करो, है ना, वन ऑफ द आइटम हमारी यूज करो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, है ना, और अगर हम बात करें यूएसए वो डेवलप कंट्री है, हम उसके एग्जांपल्स लेकर एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो कोई भी मोबाइल ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करना चाहता है, ठीक है, इंडिया उसके साथ एग्री तो कर देती है, पर वो बोलती है जो उसमें बैटरीज लगेंगी वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। इज दैट पॉसिबल? अगर मोबाइल ब्रांड इस एग्री, ऑब्वियसली मेड इन इंडिया बैटरीज की डिमांड जो है मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, जो कि इंडिया का बेनिफिट ही है। बट अगर हम डेवलप्ड कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है, तो दैट विल बी द उतना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस उनके लिए जो है इंडियन मार्केट में नहीं बन पाएगा अगर वो मेड इन इंडिया बैटरीज को यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ द परचेजिंग दोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। सो डेवलपिंग कंट्री ये एक कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाती है डेवलप्ड कंट्रीज में फ्रॉम ट्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, जब ट्रिम्स एग्रीमेंट बना तो ये इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी उन रिस्ट्रिक्शंस को बैन करा गया, प्रोहिबिट करा गया। उसके बाद सेकंड रिस्ट्रिक्शंस कौन थी ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल कि अगर हम आपकी कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे बदले में आपको हमारी कंट्री से कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि आपको हम देसी घी जो है, ऑब्वियसली कि अगर हम आपकी कंट्री को देसी घी एक्सपोर्ट करते हैं, let's start with an example, they want to expand their business and import foreign cheese। उनको ना अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और फॉरेन चीज को क्या करना था, इंपोर्ट करना था। इंडियन गवर्नमेंट गेव देम द कंडीशन दैट दे कुड इंपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ द फॉरेन चीज एज द सेम अमाउंट ऑफ देसी घी दे एक्सपोर्टेड। दैट मीन्स कि जितना हम फॉरेन चीज जो है वो इंपोर्ट करेंगे उतना ही आप लोग हमसे देसी घी जो है वो लोगे, एक्सपोर्ट करोगे, हम यहाँ से देसी घी एक्सपोर्ट करेंगे। वो ये है कि अगर हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे आपको उतना इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो दैट वाज द सिंपल कंडीशन इन दैट केस। तो हम इसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंसिंग, जहाँ से वो एक्सपोर्ट करने से बैलेंस फेवरेबल हो गया और वहीं से इंपोर्ट करने से बैलेंस जो है वो बराबर आ सकता है, ठीक है। दैट वाज द कंडीशन। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर भी जो है प्रोहिबिशन लगाई गई थी अंडर अंडर द ट्रिम्स एग्रीमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, आपको भी पता है 1991 से पहले जो इंडिया में है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थी फॉर द एंट्री ऑफ द एफडीआई, है ना। फॉरेन इन्वेस्टर्स इजीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, नंबर ऑफ लिमिटेशंस और थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब तो चलो एलपीजी पॉलिसी आने के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है रिमूव कर दी है। उसके बाद है डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट जो है ये भी एक टैक्टिक ही था उस टाइम पे। मैनी नेशन रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड, and because of this value of those products gradually decreases. As a result, production of those products is highly available in the market.
So developing countries are permitted to retain trade related investment measures by the virtue of economic development needs of developing countries. Some restrictions are overlooked for the developing countries in economic needs. You can say that कि क्या कहते हैं कि अपने डोमेस्टिक सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सम ऑफ द टैक्टिक्स दे वर यूज्ड टू अडॉप्टेड, है ना। तो कुछ वो उस टाइम पे अपने जो भी डेवलपिंग कंट्री है, बट हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई भी डेवलप्ड कंट्री है ना, वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, अगर डेवलपिंग कंट्री के प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट्स जो है वो बेटर होंगे डेवलपिंग कंट्री के प्रोडक्ट्स से, तो इस तरह तो वो मार्केट में जाकर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री की मार्केट में जाकर मोनोपोली क्रिएट कर लेगी, है। नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ। सो दैट इज व्हाई उन्होंने बोला ट्रिम्स के जो रिस्ट्रिक्शंस है ये एप्लीकेबल तो है, सभी मेंबर कंट्रीज पे एप्लीकेबल तो है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं कि कुछ को उनको जो है रिस्ट्रिक्शन से रिलैक्सेशन अवेलेबल है। दैट इज वाई क्योंकि उनकी कंट्री की इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए नेसेसरी है। अल्टीमेट अगर देखा जाए तो जो ये ट्रिम्स एग्रीमेंट है ये डेवलप्ड कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज वेरी बेनिफिशियल एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी बेनिफिशियल। बट अगर हम इसको डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो it is not beneficial because some of the restriction is necessary by the domestic firms in the developing country। क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई तो वो मार्केट को टेक ओवर कर लेंगे, है ना। अगर इंडियन मार्केट में सारे ही फॉरेन ब्रांड्स आ गए, है ना, कैप्चर कर लिया, अल्टीमेटली कस्टमर वेलफेयर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो जायज है, हम कह सकते हैं कि नेसेसरी भी है, बट ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रोहिबिट करी गई है। उसके बाद फीचर्स अगर हम बात करें, ये जो इन्वेस्टमेंट मेजर है सिर्फ रिलेटेड टू गुड्स है, ये सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, और इट डज नॉट रेगुलेट कि कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का डिसीजन लिया गया है बस। और उसके बाद ये है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ, उससे डील करता है बेसिकली। और ऑब्वियसली फॉरेन फर्म्स और डोमेस्टिक फर्म्स दोनों के लिए ही है ये। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे कि दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए, चाहे वो डोमेस्टिक फर्म है चाहे वो फॉरेन फर्म्स है, और ऑब्वियसली किसी के ऊपर किसी के लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं बनाएंगे, सभी के लिए इक्वली लॉज बनाए गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव कर दी जाए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करना इन द सेंस जो कि ये लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है, जो कि डोमेस्टिक फर्म्स अपनी मार्केट में पोजीशन या अपनी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, ताकि वो मार्केट में अच्छे से ट्रेड ना कर पाए। दैट इज वाई इस एग्रीमेंट का मेन मोटिव था यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री, मतलब कहते हैं ना, फ्रीली ऑपरेट कर पाए फॉरेन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ, it seeks to prevent WTO members from user trying to create unnecessary trade barriers and distort competition between the domestic and the foreign firms। Obviously, WTO के members TRIMS को use करते हैं to create unnecessary trade barriers, distort competition between the domestic and the foreign firms। अगर हम बात करें WTO के मेंबर्स के लिए इट इज कंपल्सरी टू पब्लिश एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अप टू डेट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, पर वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाले हैं, टाइमली उसके बारे में अपने मेंबर कंट्रीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद जो ये है ट्रिम्स है, इसमें कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मेजर नहीं होना चाहिए विच इज अनकंसिस्टेंट विद द बेनिफिट्स अक्रूइंग टू WTO मेंबर्स अंडर द गैट एग्रीमेंट के अंदर जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं मेंबर कंट्रीज को। तो ट्रिम्स एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए जो उन बेनिफिट्स को नलिफाई करे, ठीक है। सो इसका मेन मोटिव है कि इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट में स्टेबल, प्रेडिक्टर और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और WTO के मेंबर्स को वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाए, है ना, कुछ कंडीशन से बच पाए, कुछ लिमिटेशन से बच पाए। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिम्स एग्रीमेंट। उसके बाद अगर बात करें कंक्लूजन की, तो ये ट्रिम्स एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है WTO का, जो कि इन्वेस्टमेंट मेजर्स को मार्केट में रेगुलेट करता है, जिसका इम्पैक्ट गुड्स के ऊपर आ रहा है या सर्विसेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ऑल्सो ये जो एग्रीमेंट है
has drawn the criticism for its potential to have an impact on domestic rules and regulations. Obviously इस एग्रीमेंट के कारण डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बट हम ये कह सकते हैं कि इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो मोर ओपन एंड ग्लोबल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग, फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, है ना। सो ट्रिम्स एग्रीमेंट जो है ये एक एसेंशियल टूल है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जा सके जहाँ पे easily worldwide trade हो सके without any restrictions और without any giving the disadvantages to the foreign investors। ठीक है, foreign investors, कोई भी foreign investor आपकी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगा, तभी इन्वेस्ट करना लाइक करेगा कि अगर आपकी कंट्री में मिनिमम से मिनिमम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, दैट इज वाई ट्रिम्स एग्रीमेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। Thank you. That's it from my side. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos related to MTA UGC NET.